सर मैं 5 तक जो है एलिमेंट्री स्कूल होता था, पीसी स्कूल, ये गर्ल्स एलिमेंट्री कॉलेज है सांगड़ में, पुलिस लाइन के सामने। सही है। आजकल वहां पर पुराने जमाने में जो है ट्रेनिंग्स होती थी गर्ल्स की, तो वहां से सर मैंने फिक्स की है। तो वहां तक को एजुकेशन थी माशाल्लाह। स्कूल उस दौर में ये भी एलिमेंट्री या ये आपका ट्रेनिंग सेंटर, ये बानिस्बत दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों से कुछ बेटर होते थे। सही है। तो यहाँ से की है। उसके बाद सर मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा 8 तक, फिर 9 10 सर मैंने हाई स्कूल से की है। तो शुरू से हमारे यहाँ जो सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का, जो सिटिंग अरेंजमेंट होती थी हमेशा सर बच्चों की चॉइस पर हुआ करती थी ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में। मतलब कि मेरी जो सीट है वो मैंने फिक्स कर ली है, मैंने वहीं पर आना है, वहीं पर बैठना है, बाकी बेचारे जोर लगाते रहे। काफी अगर कोई आकर बैठ गया है तो भी उसे बाद में टीचर वगैरह से कहकर, हमें फीमेल टीचर्स पढ़ाया करती थी, तो हम टीचर से कहकर उसको वहां से उठवा दिया करते थे, रोना धोना शुरू कर देते थे, और इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी। सर फिर जब 9 10th में पहुंचे, जो प्राइवेट स्कूल था वहां तो शफलिंग वगैरह होती थी जैसे आप बता रहे हैं। जब गवर्नमेंट में पहुंचे तो सर हमने जाकर थोड़ी बहुत, मुझे इंग्लिश आती थी, एक इंग्लिश जिसको थोड़ी बहुत आई, दो चार जुमले बोल ले तो सारे के सारे कहते हैं बस ये सबसे होशियार है, जबकि इंग्लिश बोलने वाला होशियार नहीं होता। सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट पर जिसको ग्रिप होगी वो होशियार होता है बंदा। बहरहाल ये सर 2004 की बात है कि मैंने एडमिशन लिया जब हाई स्कूल में। सही है। 2010 में मैंने मैट्रिक की है, 2008 में मैंने इंटरमीडिएट की है। सर जब 2006 में हम गए तो हमने अपनी सीट जो है सामने संभाल ली थी। इंग्लिश सर मेरी रट्टाफिकेशन मेरा काफी अच्छा था, तो माशाल्लाह हमारे जो सर थे वो गाइड से देखकर पढ़ाते थे, और मैं वो हिफ्स करके जाता था। सीधी सी बात है, वो देख कर लिख रहे होते थे तो मैं उन्हें मिस्टेक्स बताने की कोशिश करता था। मतलब रट्टा मेरा इस हद तक मैं रट्टे लगा कर जाता था। मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था सर, मैथ के क्वेश्चंस को भी रट्टा लगाता। सही। मैथमेटिक्स के आंसर्स भी मुझे याद होते थे, सवाल भी याद होते थे। सही। ये अल्लाह का शुक्र है। तो लोग मुझे होशियार समझा करते थे, पर अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। हम 110 स्टूडेंट्स थे सर, उन 110 में उस वक्त 2006 में A1 ग्रेड सिर्फ मेरा ही आया था। मैं अपनी तारीफ भी करूंगा। सही है। तो 2006 में A1 ग्रेड मेरा आया, तो सर फर्स्ट ईयर में जाकर अपने आप को हम होशियार समझते थे, तो कॉलेज वगैरह अटेंड करना हमने छोड़ दिया। मतलब चंद एक दोस्त थे दूसरे, तो हमारे साथ एक दोस्त होता था, आजकल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माशाल्लाह, सर कुर्बान। सही है। वो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो तब ये माहौल होता था कि 10th तक जो है ना इसी तरह का माहौल था, सीटिंग अरेंजमेंट वही पुराने तरीके से। फर्स्ट ईयर इंटर में जाकर जो हमारे लेक्चरर्स थे वो प्रॉपर तवज्जो देते थे बच्चों को, पर और वहां पर यह था कि जो पहले आ गया तो पहले बैठे, और प्रॉपरली लेक्चर्स होते थे और क्लासेस अटेंड किया करते थे। सही है सर, समझ गए। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में आपको कोई भी मेरे ख्याल कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ आपको माजी में लेकर जाना टारगेट था। ये चंद एक सवाल थे सर। 20 साल पीछे जाते हैं, 20 साल पहले की जो क्लासेस थी और आज की जो क्लासेस हैं उनमें काफी हद तक फर्क है। चाहे वो फर्क आप बिल्डिंग के लिहाज से ना करें, सीटिंग अरेंजमेंट या पढ़ाने के अंदाज या टेक्निक से आज के दौर में पुराने दौर में काफी हद तक फर्क है। ये फर्क, सबसे पहला फर्क ये है कि टीचर वाज 100% डिक्टेटर। अगर क्लास की पूरे की बात की जाए तो टीचर वहां पर, हमारे यहाँ इजाजत नहीं होती थी। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 10% की बात नहीं कर रहा। 90% हमारे यहाँ जो टीचर्स थे वहां पर बच्चों को परमिशन नहीं होती थी। कोई सवाल जवाब करने की खामोशी से हम सुनने वाले हुआ करते थे, और क्लास में हमारे यहाँ पेजिस से लेकर किसी ड्रेपर के गिरने तक की आवाज नहीं आती थी। ऐसा ही था। जबकि आज के दौर में बच्चे हमारे साथ तकरीबन फ्रेंडली होते हैं। आज के दौर के आप जितने भी टीचर्स हैं, आप डांट की तरफ डांटते आप होंगे, मगर किसी हद तक डांटते होंगे, और आप पनिशमेंट, कारपोरल पनिशमेंट से तकरीबन अवॉइड करते होंगे। ऐसा ही है सर। तो इस दौर की सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि पनिशमेंट
उस जमाने में कुछ ज्यादा थी। बच्चों पर निशानात वगैरह सर आम थे। बच्चों पर निशानात लगाना, वो मतलब टीचर इतनी बेदर्दी से पिटाई किया करते थे कि तकरीबन बच्चे, और कभी भी पेरेंट्स की शिकायत नहीं होती थी इसके बावजूद भी। मगर आज के दौर में किसी टीचर को परमिशन नहीं है, ह्यूमन ग्राउंड्स की बेसिस पर किसी को परमिशन नहीं है कि किसी को पनिश किया जाए। पहले खौफ भी नहीं था और उसके लेकिन बैलेंस भी नहीं होता था, ये कौन था? सर उसका सबसे बड़ा, मैं जहां तक समझता हूं, हमारी कोर्ट्स का और हमारी मीडिया ने इसका मिस यूज किया है। टीचर की रिस्पेक्ट तकरीबन आज के दौर में खत्म कर दी गई। माजी में टीचर की रिस्पेक्ट हुआ करती थी और टीचर सबसे काबिल या ज़हीन या अच्छा टीचर माना जाता था जो पनिशमेंट देता था बच्चे देखकर जिसे पनिश करते थे। बिल्कुल। आज के दौर में अगर किसी बच्चे को मार दिया जाए तो माशाल्लाह सबके हाथों में ये मोबाइल है, तो हम ब्लैकमेलर भी हैं, यहाँ पर हर तरह से हम पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, सही है। और आप मतलब कि हमारे माइंड्स टोटली चेंज है। इस वक्त हम कुछ और सोचकर बच्चे को समझाना चाहें तो इसका नुकसान ये हुआ है कि आज से पहले आप चले जाएं सर, अब बच्चे पढ़ने वाले कितने कितने परसेंट बच्चे हैं क्लास में पढ़ने वाले। जो प्राइवेट इदारों में आप चले जाएं तो वहां पर 80% बच्चा पढ़ने वाला होता था, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और 20% बच्चा ऐसा होता था, मतलब कि ऐसे होते थे जो तकरीबन तवज्जो नहीं देते थे। अब ये उल्ट हो चुका है, पढ़ने वालों का रेशो जो है कम हो चुका है और जो खुद से मतलब पढ़ रहे हो वो कम हो गया है। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। आज के दौर में आबादी बढ़ी है, पहली वजह। आबादी के साथ इदारों की तादाद बढ़ गई है। इदारों की तादाद बढ़ने के साथ साथ सर हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो भी बढ़ी हैं। अब सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं सर आज से 6 साल, आप 2010 में चले जाएं, 2010 में मैं अगर बोर्ड पर गया और 9 सर मैंने न्यू लाइफ में भी पढ़ाया है, न्यू लाइफ ये प्राइवेट स्कूल था, तो वहां पर हम पढ़ाते थे 40-50 की क्लास होती थी। किसी बच्चे की जरूरत नहीं होती थी कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत भी शरारतें करे, मतलब 100% वो रिजल्ट हमें दिया करते थे। इतना जबरदस्त वहां का लेवल था। पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर तकरीबन 6-7 साल में बिगाड़ पैदा हुआ। मीडिया, हमारी कोर्ट्स का मिसयूज हुआ कि भाई कारपोरेट पनिशमेंट ये वो जो भी इश्यूज थे, फिर उसके बाद जाकर क्या हुआ कि उल्ट हो गया। फिर टीचर, पहले बच्चे डरा करते थे, फिर आज के दौर में टीचर ने डरना शुरू कर दिया। सही है, अब आज के दौर में टीचर्स डरते हैं। मारना में या कोई भी कभी भी हम परमिशन नहीं देंगे, पर आप जब अपने बच्चों को, जो आपके घर पर बच्चे हैं, उन्हें भी समझाने के लिए सजा और जजा का इस्लाम में कंसेप्ट है। सजा और जजा का अंदाज आप चेंज कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आज से पहले स्टिक से मारा करता था, अब मैं पनिशमेंट बच्चों को देता हूं कि भाई आपने ये काम नहीं किया, आप खड़े हो जाएं, मुझे थोड़ी देर के बाद ये लेसन याद करके सुनाएं। पनिशमेंट किसी तरीके से भी हो सकती है, ऐसी हेल्दी पनिशमेंट हो कि बच्चे लर्न भी करें और वो काम भी आपका जो है वो कवर हो जाए। ठीक है सर, सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये इशू है। बाकी जहां तक पढ़ाने का अंदाज है, आज के दौर में हमारे यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स हैं। पुराने जमाने में सिंसियर थे टीचर, सिंसियरिटी थी। आज के दौर में खलूस, सच्चाई तकरीबन खत्म हो गई। वो ईमानदारी से पढ़ाया करते थे, अपने पेशे को पेशा समझा करते थे। उनका टारगेट ये होता था कि बच्चे पढ़े। आज के दौर में टीचर का टारगेट ये नहीं होता। आज के दौर में टीचर का टारगेट मंथली उनकी जो पे होती है उस पर होता है। आज के दौर में अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है सर। आपकी क्लास में आज के दौर में भी अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है, पर थोड़ा सा हमारे यहाँ लोगों में एक बिहेवियर में बदलाव आ चुका है। आज के दौर में हर बंदा थोड़ा सा मुफाद परस्त हो गया है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले लोगों में सच्चाई ज्यादा थी और ये जो मामला थे उनका टारगेट कमाई नहीं था, उनका टारगेट जो पेशा है वही हुआ करता था, ईमानदारी हुआ करती थी, सच्चाई हुआ करती थी। अब आप देख लें कि ट्यूशन सेंटर है, वहां पर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा, वही टीचर स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा।
मतलब उसकी प्रायोरिटीज में अभी कारोबार शामिल है, पैसा शामिल है। पुराने जमाने में इनका रुझान कम था और उनका टारगेट जो है हकीकत में चाहे उन्हें कम आता हो मगर पढ़ाते जरूर थे। ये मैंने कंपेयर किया है अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कि भाई माजी में ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा है। आज के दौर में तमाम तर हम डिवाइड हो चुके हैं लोग, एक रेडी वाले का, एक किसान का बेटा, एक हारी का बेटा, एक मजदूर का बेटा गवर्नमेंट स्कूलों के हवाले कर दिए हमने, जबकि तमाम तर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर उसमें भी कैटेगराइज किया हुआ है, फिर कोई बिकन हाउस है, कोई सिटीज है, कोई सर माशाल्लाह हमारे यहाँ स्मार्ट है, कोई फिर फाउंडेशन है, इनको हमने मजीद कैटेगराइज कर दिया गया है। इसकी वजह से हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। हमारे यहाँ एक हुक्मरान तबका पैदा होता जा रहा है, एक ये समझ रहा है कि हम मजलूम में सदाए, जबकि आप मिट्टी ये थरपारकर की तरफ चले जाएं, ये जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है सबसे ज्यादा सीएसएस होल्डर यहाँ के लोग हैं। अगर हमारे अंदरूने सिंध की बात की जाए तो मतलब ये हुआ है कि हमारे यहाँ अगर लोगों को मौका, आज के दौर में जो आपके गांव का जो बड़ा है वो खुद नहीं चाहता कि किसी गरीब का बच्चा पढ़े, हारी का बच्चा पढ़े। उसे पता है कि ये पढ़ेगा तो कल मेरे सामने अपने हुकूक के लिए बात करेगा, सही है, वो खुद ही डिमांड, वो ऐसा नहीं चाहता। सर कुछ शेयर कर रहे थे। हमारा मोराल काफी हद तक डाउन हो चुका है। हम ओवरऑल हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, यूरोपियन को, फॉरेन कल्चर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम एक देहात में रहने वाले हैं। हम चाह कर भी वो चीजें हम अपने जो हमारा कल्चर है उससे हट चुके हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम किसी के नहीं रहे, सही है, हम किसी के नहीं रहे। तो इसी वजह से हम डे बाय डे पस्ती का शिकार है, हमारा मुल्क पीछे से पीछे होता जा रहा है। जी सर, सही सर, मैं ये सिंपली कहूंगा, देखो मैंने कहा कि पहले टीचर सिंसियर होते थे, सही है, पढ़ाते थे। आज के दौर में आपके पास A to Z फैसिलिटीज है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल अपना ओपन करते हैं और उसमें हर चीज सर्च कर सकते हैं। सर मैं ये कहूंगा कि वो दौर जिसमें मीडिया हमारा मिस यूज, एक प्रॉपर यूज होता है, एक मिस यूज होता है। जब से देख ले मीडिया आया है तब से एक मीडिया और सर दूसरा कोर्स, जब से ये इस चीज पर, इन दो चीजों का जब से मिस यूज किया गया है तब से ये दौर चेंज हुआ है। वही टीचर मतलब प्रीवियस वाले हो सकता है 60 ईयर्स उनको ना हुए आज भी पढ़ा रहे हो, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे या नहीं भी पढ़ा रहे होंगे, जो भी है। बहरहाल सर एक टीचर्स का एक तबका है, टीचर्स का एक ग्रुप है। अब ये नहीं कहेंगे कि हम वो लोग सही नहीं थे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो लोग सिंसियर थे। अब वाले लोग सिंसियर नहीं है, सही है, और पढ़ाने का अंदाज बदला है। अब आपके पास जो फैसिलिटीज है, आप जिस स्कूल में गए, अगर सीनियर टीचर होगा हो सकता है आपसे वो एग्री ना करता हो, वो कहता हो सर आप तो सही नहीं पढ़ा रहे, आपसे वो कहते हो, सही है, या जो आप कल्चर जो चीजें आप अडॉप्ट कर रहे हो, जो आप बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हो, वो कहता है यार पागल है क्या, ऐसा करेंगे तो हम भी काबू हो जाएंगे इसमें। उनके जहनों में इस टाइप के वो हैं, और वो आप सिंपली ये कह लें कि वो हो सकता है अपने दौर के लिहाज से वो काबिल लोग हों। हर दौर की अपॉइंटमेंट में फर्क है। एनटीएस वाले जब अपॉइंट हुए, पूरे सिंध में वावेला हुआ 2014-12 में, जो भाई बहुत काबिल तरीन है। फिर आईबीए 2018 वाले आए, फिर कहा गया भाई ये उनसे ज्यादा काबिल है। फिर आप आए, सही है, फिर आपके 2-3 फेजेस आए, फिर आपका बेच भी माशाल्लाह काफी एक्सेप्टेबल रहा। फिर जब 40 पर आया, फिर आपके बेच का वो म्यार उन्होंने गिरा दिया। ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं है, ये तो मैं नहीं कह रहा, मगर एक लोगों के जहनों में स्केच बने हुए हैं। और जब से मेरिट पर टीचर्स अपॉइंट हुए ना, अब चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया, वो एक अलग चीज है। 2010 से लेकर तमाम तर जितने भी टीचर्स हैं वो मेरिट पर आए, चाहे वो सिंध यूनिवर्सिटी के जरिए आए हों, एनटीएस के जरिए आए हों या आईबीए के जरिए आए हों, ये सब के सब काबिल हैं। अब जब आपका सर जहां पर हम काम कर रहे हैं अगर गैप मिलेगा, मुझे स्पेस मिलता है, इंसान हर कोई फायदे का आदी है, जब हमें स्पेस मिलता है हम उस तरफ निकल जाते हैं। अगर मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं जो जॉब कर रहा हूं, तो मैं यकीनन हो सकता है प्रॉपर ना पढ़ाऊं,
जहां पर चेक एंड बैलेंस होता है वहां पर पढ़ाई ज्यादा बेहतर चल रही होती है। तो अब मैं दौड़ को तो फिक्स नहीं कर सकता जिस तरह से आप कह रहे हैं। हम ये कहेंगे सिंपली कि जब से बच्चों की तरफ वालिदैन ने सिर्फ भाई मेरा बच्चा है और इस पर ये पनिशमेंट, तब से पढ़ाई का बिगाड़ शुरू हो गया है। बस ऐसा ही है, बस आप ये कह लें, बाकी तो सर मजीद पता नहीं है। अच्छा सर, अब हमारे यहाँ है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये जितने भी इसमें चंद एक क्वेश्चन हैं, वो तमाम तर क्वेश्चन सर आपसे ही रिलेटेड है। पर सबसे पहले आपने ये पढ़ना है हैंड आउट 15.2। 15.2 एक हैंड आउट है जो कि इंतहाई सिंपल है और आपका एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद ये जो सवालात हैं, एक सीपी यहां पर आएगा और उनमें से कोई भी एक सवाल सामने वाले सीपीज उसे पूछेंगे। दोबारा से सुन लें, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर क्लासरूम मैनेजमेंट किससे कहते हैं हम? सर क्लासरूम मैनेजमेंट में चंद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो, ये बोर्ड है। उसके बाद आपके स्कूल क्लास में जो चेयर्स हैं, डेस्क हैं, वो आपके इस क्लास में जो पंखे वगैरह, खिड़कियां, दरवाजे, ये तमाम तर क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप सबसे पहले जो ख्याल रखते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट का रखते हैं। आपने बच्चों को इस तरतीब से, इस सीक्वेंस के साथ बिठाना है कि कोई बच्चा हाइट के मुताबिक, आईसाइट के मुताबिक, उनके सर समात के मुताबिक आपने उनको अरेंज करके बिठाना है। और शरारती बच्चे जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो नोट करनी है। आपको मालूम है कि फलां बच्चा जो है कुछ शरारती है, तो उसको भी आपने एडजस्ट करना है या उसकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देनी है, उसको क्लास का सीआर बना दें। बेटा कोई भी, अब वो खुद शरारती है, आपने उसको ड्यूटी कौन सी असाइन की कि अगर क्लास का कोई भी बच्चा शोर करेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, तो बेचारा इज्जत के मारे या जो भी होगा वो खुद ब खुद उस चीज का रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों के अंदर जो बैड हैबिट्स हैं या वीकनेसेस हैं उनको दूर कर सकते हैं। सर उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट में जब आता है टीचर, सबसे पहले वो क्या लिखता है? वो सर डेट लिखता है। डेट के बाद अपना फिर है हमारे यहाँ बोर्ड मेंटेनेंस। क्लासरूम मैनेजमेंट में जब टीचर आएगा, बच्चों को बिठा दिया तरतीब से और शफलिंग हमने जरूर करनी है। क्लास में आगे कभी भी किसी भी बच्चे के जहन में ये ना हो कि ये चेयर मेरी है। आप सबकी चेयर से एक बच्चा अगर आज यहां पर है, कल वो लास्ट में बैठ सकता है। और कभी भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पैदा नहीं होने देना कि भाई जो होशियार, माजी में ऐसा रहा है कि जो काबिल बच्चे हैं वो सामने बैठेंगे, जो डल हैं, जो पढ़ाई में कुछ वीक हैं, जो स्लो लर्नर है, वो लास्ट में जाएंगे। इस टाइप का कभी भी बच्चों के जहनों में कॉन्सेप्ट या मिसकंसेप्शन पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये शफलिंग और ये रोलिंग चलती रहनी चाहिए। आज का जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो बच्चा आगे है तो कल वो लास्ट में हो सकता है। या फिर आपने सीटिंग अरेंजमेंट को शफल करने से ये होगा कि चंद एक बच्चे अगर पढ़ाई में वीक है उनके साथ एक कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा उनके साथ बिठा दिया जाए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मतलब कि बेहतर होती जाएगी और लर्निंग भी उनकी ज्यादा प्रॉपर होती जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त खत्म हो जाएगा जब हम इस टाइप की एक्टिविटीज कराएंगे। बच्चों को इस चीज का पता भी नहीं चलेगा और वो खुद ब खुद सब के सब पार्टिसिपेट भी करना शुरू हो जाएंगे। वरना होता यह है कि बच्चे क्लास में ये होता है कि फिक्स पोजीशन से, अगर 3 बच्चे हैं, फर्स्ट में भी उन्होंने पोजीशन ली, सेकंड में भी उन्होंने ली, इसका मतलब है टीचर इन चीजों पर गौर तवज्जो कर ही नहीं रहा। पोजीशन चेंज कराएं बच्चों की। पोजीशन चेंज उस वक्त होंगी जब कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन उसी वक्त बढ़ सकता है जब आप हर बच्चे को मौका देंगे देना कि भाई इस बच्चे के साथ ये मसला है, या मिसाल के आई साइट तो एक ऐसा इशू है सबको पता है। अब आपने इस तरह से करना है कि आपने बच्चे जितने भी हैं वो खुद उसके हमदर्द बन जाएंगे कि इस बच्चे में यार ये मसला है, इसको मैंने आगे ही बिठाना है। सही, वो इस टाइप से मौत। और शफलिंग से मुराद ये नहीं है कि एक बच्चा इधर है तो इसको लास्ट में बिठा दूंगा। आई साइड जिनकी कम वीक है तो हो सकता है फर्स्ट रो भी तो है, आज यहां पर आप बैठे, कल उसी बच्चे को यहां पर बिठा दें, बस ये भी तो शफलिंग है। सीट चेंज करना ही टारगेट है, बाकी ये थोड़ी है।
हमारे यहाँ ये फ्यूचर में ये टॉपिक भी है, सही है। अगर हमारे यहाँ मिक्स में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इससे कुछ फायदा भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, जो बच्चे सेकेंड क्लास में हैं और उनके साथ 5 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं चंद एक, तो जब 5 क्लास वाले पढ़ रहे होंगे उन्हें तकरीबन चीजें, सेकेंड क्लास वाले उस वक्त फ्री होंगे या लिख रहे होंगे तो उन्हें वो चीजें याद होती जाएंगी, सही। जब इस टाइप से हो ना तो आप उन बच्चों को, जो बड़े बच्चे हों जो सुलझे हों, उनको लीडर बना दें, उनको लीडर बनाएं। उनको लीडर बनाने के बाद आप उन बच्चों से काम लेना स्टार्ट करें, आपके बेटा आपने ये मुझे करके देना है, तो आपके हिस्से का काम भी काफी हद तक वो कर रहे होंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट फिर भी अकॉर्डिंग टू हाइट ही होगी, हाइट के मुताबिक, आई साइट के मुताबिक, बच्चे के कॉन्फिडेंस के मुताबिक। अगर एक बच्चा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेचारे का बिल्कुल कम है, आप उसको बुलाएं अपने पास, आप उसे हौसला अफजाई दें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उनसे कुछ मामला पूछ लें, बेटा आपने नाश्ता किया नहीं किया, आप क्या खा कर आए क्या नहीं, आपके अब्बू क्या करते हैं, ताकि बच्चे आपके क्लोज होना स्टार्ट हो जाए। बच्चों का क्लोज होना सिर्फ इस हद तक हो कि बच्चे जो है ना आप से मतलब के कोई इस टाइप के जुमले आपके सामने अदा ना करें। क्लोज होने से मुराद ये है कि वो आपके करीब तो रहें पर एक डिस्टेंस भी रखें उनके दरमियान। बच्चे उनके दरमियान में एक डिस्टेंस भी होना चाहिए। कोशिश करें, मिसाल के तौर पर फीमेल टीचर्स हैं हमारे, अगर ये किसी मिक्स स्कूल में पढ़ाती हैं तो इनके पास जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो इनके टेबल के इर्द गिर्द ना आए, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखें। अगर हमारे यहाँ मेल टीचर्स हैं, मेल टीचर्स के पास अगर बच्चियां पढ़ती हैं तो वो भी उसका डिस्टेंस रखें, सही है। बच्चों को सलाम दुआ वगैरह आप दूर से किया करें, सही है। बच्चों के सरों पर हाथ रखें, बच्चों को हर तरह से आप करें, पर चंद एक चीजें जो हमारा मुआशरा जिन चीजों की इजाजत नहीं देता, एक पॉजिटिव चीज का नेगेटिव फैक्टर ना हो जाए, उन तमाम तर चीजों से आप अवॉइड करें। इसमें गुड एलएसबी ट्रेनिंग जो है जिन लोगों ने की है या फ्यूचर में आप करेंगे, तो ये हमारी लाइफ स्किल का पार्ट है कि हमने बच्चों से किस टाइप की गुफ्तगू करनी है और कौन सी चीजें हमने शेयर करनी है नहीं करनी। और बच्चों के साथ कभी भी आप इतना फ्री ना हो कि बच्चे आपके सामने जबान दराजी करें या आपसे कोई इस टाइप की चीज को डिस्कस करना शुरू कर दें। आप उनको लिमिट में रखें, चाहे आप जितने भी फ्रेंडली हैं उसके बावजूद एक लिमिट, जो टीचर का और स्टूडेंट का जो दायरा है उसको बरकरार रखें आप, ठीक है। तो आज का जो काम है ये ग्रुप वर्क नहीं है, ये इंडिविजुअल काम है। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बेसिक मैंने कुछ बता दिया है, आपने बोर्ड मेंटेन करना है। सबसे पहले सर टीचर ने ड्रेस कोड में जाना है। क्लास में जब दाखिल होगा तो बाल उसके बिखरे हुए ना हो, पाँव में चप्पल ना हो, पाँव में चप्पल ना हो, बाल बिखरे ना हो, और वो जो लिबास पहन कर आए वो साफ सुथरा होना शर्त है। महंगा वगैरह होना शर्त नहीं है, साफ सुथरा होना शर्त है, सही है। और इसके अलावा सर टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी प्लानिंग जरूरी है। अब आपके पास एक, अब गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें एक प्रोफार्मा आया है किसी को नॉलेज? आपके हेड्स ने शायद आपके साथ शेयर ना किया हो, एक आपका प्रोफार्मा आया है जितने भी टीचर्स हैं उन सब का, वो आप सबकी एवल्यूशन है, टीचर की प्रोफेशनल एवल्यूशन है। एसीआर, एसीआर समझते हैं? एसीआर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो साल के बाद कोई एचएम या टीओ आपको बनाकर देता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज है, क्या सही है, वो टिक मार करके देता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। एसीआर टाइप का एक प्रोफार्मा सिंध हुकूमत की तरफ से इस वक्त आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो टीचर है लेसन प्लानिंग करता है, ड्रेस कोड में आता है नहीं आता, उसका बिहेवियर कैसा है स्टाफ के साथ, वो सर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्लाइज करता है, वो सीएल कितनी अवेल करता है या नहीं करता, ये तमाम तर उसकी है। और उसके बाद एक उसमें एक बॉक्स ये भी है फिट फॉर प्रमोशन, वो एचएम या टीओ या जो भी गस्टेड अफसर होगा वो आपको टिक करके देगा कि ये बंदा प्रमोशन के लिए फिट है या नहीं है, सही। मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, वो आपका भी जाएगा प्रोफार्मा फिल, ठीक है सर, समझ गए। अब ये क्लासरूम मैनेजमेंट के जितने भी तकरीबन हमने मिक्स में ये शेयर कर लिए होंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखिए इसका, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट
अगर होगी तो सबसे पहले वहां पर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होगा, यानी कि जो आपका असल मकसद है, जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं, वो प्रॉपरली आप लर्न कर सकेंगे, बच्चे सीख सकेंगे जब इस टाइप का माहौल होगा। तो अब क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारे यहाँ तमाम तरह फैसिलिटीज का जिक्र भी है कि माहौल कंफर्टेबल होगा, आया कि ज्यादा शदीद गर्मी ना हो या शदीद सर्दी ना हो, ये तमाम तर चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्लासरूम मैनेजमेंट में सर आपकी सफाई जो क्लास में है, आपकी चेयर्स, उनकी अरेंजमेंट A to Z वो टीचर का काम है, उसने करनी है। सर सेकंड पॉइंट पर आ जाए हमारे। सर जब आप शफलिंग करते रहेंगे क्लासरूम के बच्चों को, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे या सेंटर में, तो इससे क्या होता है, बच्चों के दरमियान एक दूसरे की साथ कोऑपरेशन पैदा होती है। क्या पैदा होती है सर? कोऑपरेटिव हो जाते हैं, वो एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और हर कोई ऐसे नहीं होता कि मेरा बस फलां दोस्त है, फिक्स नहीं होते, या मेरा फलां जो है ये मेरे साथ जो है बात नहीं करता, ऐसा नहीं होता, बल्कि सबके साथ कोऑपरेटिव माहौल। सेकेंड पॉइंट का जो फोकस है वो कोऑपरेटिव माहौल पर है। सर हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें देखें, जब भी क्लासरूम मैनेजमेंट होगा तो इसका की पॉइंट तीसरे का यह है कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगी। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप जिस काम के लिए आए हैं, अगर आप उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो यकीनन आपका टारगेट अचीव होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं, आपके एसएलओस क्लियर होंगे, आप जिस काम के लिए क्लास में गए हैं वो आप टॉपिक्स पढ़ा कर आएंगे। अगर विदाउट प्लानिंग जाएंगे तो आप कभी भी मतलब अपने कोर्स पर, जो आपका कोर्स सिंध हुकूमत ने दिया, उस पर तवज्जो नहीं होगी। आप मुख्तलिफ डेज में मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराएंगे या आप टाइम को किल करेंगे, टाइम को आप वेस्ट करेंगे, टाइम को बर्बाद करते रहेंगे और आपका जो असल मकसद है वो फोत हो जाएगा। सही है। तो आपने एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट का ये भी फायदा है, और ये आप काम बच्चों के हिस्सों में तकसीम बच्चों को दे दें कि भी एक बच्चे ने बोर्ड की सफाई का काम करना है, एक ने खिड़कियां बंद करनी है, आप उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। और एक दिन अगर महीने तक एक बच्चा सर एनर्जी सेवर का काम कर रहा है, मतलब कि पंखे बंद करके जा रहा है, उसका नाम है एनर्जी सेवर, भाई ये एनर्जी बचाने वाला काम इसने करना है। सर अगर वो कर रहा है तो अगले महीने वो काम किसी और के हवाले कर दें। कभी भी बच्चों को फिक्स ना रखें एक ही काम के लिए, ताकि उनके अंदर इस टाइप की सुपीरियरिटी पैदा ना हो कि मैं तो मॉनिटर हूं, मैंने तो ये काम करना है, इस टाइप की कमांड। मॉनिटर्स भी चेंज करते रहे, मॉनिटर्स भी चेंज करते रहे। मैनेजमेंट हर किसी को दें आप, चाहे बच्चे में वो क्वालिटीज ना हो, मगर आपने उनके अंदर वो क्वालिटीज पैदा करनी है, आप दें। सही है सर। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है सर? सर ये पॉइंट हमारा तकरीबन डिस्कस हो चुका है, तो इसी में हो चुका है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का आप सबको पता है, जब क्लासरूम मैनेजमेंट होगी तो टीचर की और बच्चों की प्रॉपर अटेंशन जो होगी वो लर्निंग की तरफ ही होगी, लर्निंग की तरफ उनकी खास तवज्जो होगी। सर इसके बाद वाला पॉइंट सिर्फ मुझे कोई पढ़े, मतलब रीडिंग नहीं करनी, सिर्फ उसके की पॉइंट्स बताएं कि क्या कह रहा है। मिस अलीना आप बताएं पहले। फिफ्थ मेरे ख्याल हमने शेयर कर लिया, सिक्स बताएं। आप उसे रीड आउट करें, फिर जो आपको समझ आए वो बताएं। अच्छा, जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट नहीं, सिक्स पॉइंट में जो लाइन जो है उसमें ये कहा जा रहा है, इट बिकम वेरी इजी फॉर द टीचर, मतलब टीचर्स के लिए मतलब आसान होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को है ना किसी पर्पसफुल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो एंगेज करे अपनी क्लासरूम के आवर्स में। मतलब ये कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो है उनको करवाई जाए जो मीनिंगफुल हो, मतलब ऐसे बिला वजह ना हो, जो उनके सब्जेक्ट से या उनके टॉपिक से रिलेट कर रही हो। उसके अलावा देयर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्ले वेरी एसेंशियल पार्ट इन एंगेजिंग द स्टूडेंट क्रिएटिव एक्टिविटी। यही बात है कि इसलिए जो मैनेजमेंट है ना क्लासरूम की, ये एक बहुत इसेंशियल पार्ट जो है वो है ना प्ले करती है स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर। मतलब जब ऐसे स्टूडेंट ऐसे किसी एक्टिविटी के अंदर हम
बच्चों को इंगेज करते हैं तो वो क्रिटिकल है ना, क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी जो है ना वो इस तरह इंगेज होते हैं और उसमें अपने आप को जो है मतलब बढ़ाते हैं क्रिएटिविटी में। सही मिस वेल्डन ने बताया कि बच्चों में कोलाबरेशन होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की सलाहियत होनी चाहिए, एक दूसरे को वो समझें और वो सिर्फ तमाम तर सीखने सिखाने के जो तरीकेकार है वो क्लास तक महदूद ना हो, बल्कि बाहर भी उनको अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में हम चंद एक सीआर बना देते हैं, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं बड़ों को भाई कहना शुरू कर देते हैं और जो गर्ल्स होती हैं उन्हें सिस्टर्स कह रहे होते हैं बड़े प्यार से, और रेपर्स वगैरह वो एक दूसरे की शिकायत लगा रहे होते हैं कि देखें सिस्टर उस बच्चे ने जो है रेपर बाहर फेंका है। तो ये तमाम तर लर्निंग का प्रोसेस है। सही है। अगर आप सर मैं बेरिया फाउंडेशन में टीचर था 2015 में 19 तक मैं वहां था टीचर। तो मैं जब अक्सर कभी कभार मैं नर्सरी केजी क्लासेस में प्ले ग्रुप्स में जब चला जाता था, छोटे बच्चों को हम देखते थे तो बच्चे बड़े वेल मैनर्ड होते थे सर। वो छोटे बच्चे बड़ों से ज्यादा बाअदब होते थे। तो मैं एक मरतबा जाकर सर कुछ बच्चों को ऐसी कहानी वगैरह सुना रहा था, तो एक बच्चे शोर कर रहे थे, तो इतनी सी छोटी सी बच्ची बिल्कुल 2.5-3 साल की होगी, 3 या 3.5 साल की बामुश्किल बोल सकती है। तो वो सामने आती है और कहती है कि सब चुप हो जाएं, आपको मालूम नहीं है सर आए हुए हैं, आप शोर कर रहे हैं। तो बच्चे बड़े वेल मैनर्ड होते हैं, ये चीजें हमें सिखानी पड़ती हैं। बच्चे तमाम तर चीजें वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो उन्हें माहौल से मिल रही होती है। जैसे मेरा बिहेव होगा घर में, वैसे ही मेरे बच्चे जो मेरे साथ रहने वाले बच्चे होंगे वो इस टाइप के हैबिट्स उनमें आना शुरू हो जाएंगी। आप अक्सर औकात देखें, जो मैं सर यहाँ पर एडिशनल सेशन जज थे, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ा करते थे। तो जब मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाता था तो मैंने वो बच्चे दूसरे बच्चों से काफी डिफरेंट देखे। वो इतने बादब थे, वो था तो मतलब चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो जो भी हो, मगर उसके बावजूद वो बड़ा मतलब कि उसके बच्चे बड़े बादब थे। जब पहुंचते थे तो चेयर्स सर पानी वगैरह हर चीज ला कर देना, मगर उनमें कमांडिंग की हैबिट शुरू से थी। कमांडिंग की हैबिट कहाँ से? उनके उसके बाप का काम यही था, कमांड ही कर रहा था वो पूरी जिंदगी से, ये कर दें वो कर दें। सही है। तो वो बच्चे भी उसी टाइप की हैबिट्स अप्लाई करते थे, उनके अंदर वो गर्ज शुरू से आ जाते हैं। आज के दौर में यही है कि हमारे यहाँ एक हमने सदा ही एमएनए एमपीए के सामने जाकर जी सर हाँ सर, या किसी अफसर के सामने जाकर यही करना है, तो हमारे खून में ये आ चुका है। खून में तो नहीं कहूंगा, हमारे मतलब के बिहेवियर में ये चीजें आ चुकी हैं। सही को सही कहना और गलत को गलत कहने की जुर्रत भी हमें बाकी नहीं रही। सही है। तो ये हम अपने माहौल से सीख रहे होते हैं और ये बिहेवियर हम अपने घरों से, फिर मुआशरे से, स्कूलों से अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आज के दौर में ज्यादातर अगर देखा जाए ना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो सकता है गवर्नमेंट से कम हो, मगर ज्यादातर पेरेंट्स उनको भेजते हैं सिर्फ वहां पर माहौल की वजह से भेज रहे हैं, पढ़ाई की वजह से नहीं, माहौल की वजह से। अब एक आप देहात में चले जाएं, बच्चा सुबह उठकर गालियां भी देगा, घर में गालियां सुनेगा वहां भी देगा, वो जैसे सुन रहा है। सही है। वो झूठ भी बोलेगा, उन बच्चों में सर झूठ की हैबिट भी नहीं थी। आप किसी अफसर के अगर बच्चे पढ़ाएंगे, अगर शुरू से उनकी तरबियत इस तरह से होगी तो उनमें झूठ की हैबिट भी नहीं थी। अगर काम नहीं किया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर इस वजह से ये काम नहीं किया, जबकि उसी के साथ आप कंपेयर करें दूसरे बच्चों को, वो झूठ से आगाज करते हैं। वो कहेंगे नहीं इस वजह से सर मैं बीमार था, ये था। मतलब बच्चों ने झूठ बोलने की आदत भी वो घर से सीख रहे होते हैं। और जब हमारे यहाँ ये जो अफसर तबका होता है, मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उनको झूठ बोलने की जरूरत पेश आती ही नहीं है। उनको जो चाहिए वो हर चीज मिल रही है। तो ये क्या है, वो उनके डिमांड्स, जब हर चीज पूरी हो रही है, हर चीज, तो वो अडॉप्ट भी वही चीजें कर रहे हैं, कमांडिंग उनमें आ जाएगी। सर वो होशियार हो या ना हो, मगर उसके बावजूद वो लोग कमांड कर रहे होते हैं। सर इसके बाद 10th पॉइंट कौन पढ़ेगा? आपको सर आज इस साल जो अब मेरे दोस्त हैं, आज से 5 साल पहले वो दोस्त मेरे नहीं थे। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो खास हैं, वो तो हो सकता है ताहयात हो, मगर चंद एक दोस्त ऐसे होते हैं हमारे जो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं, टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं।
ऐसा क्यों है? जिस माहौल में मैं रह रहा हूं, जाहिर सी बात है मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग वही हैं। जैसा कि इस वक्त आप मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हूं, यह माहौल की डिमांड है। अब आप चले जाएं सर की बात पर। सर, बच्चे को आपने वेल मैनर्ड किया, 5 घंटे तक आपने तरबियत दी, जैसे वो माहौल में जा रहा है, जो चीजें आपने सिखाई है, मुआशरा जो सिखाएगा वो चीजें भी तो अडॉप्ट करेगा ना। वो कुछ चीजें वहां से अडॉप्ट करेगा, कुछ आप वाली चीजें अडॉप्ट करेगा। इंसान अडॉप्टर का काम करता है। इंसान हमेशा दूसरों से लेना, जो कुछ सीखना होता है वो इंसान की हैबिट में है कि वो चीजें अडॉप्ट कर रहा होता है। ऐसा ही है ना? तो अब आप हम ये 100% नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरा, सर मुझे, अब मैं नमाज नहीं पढ़ता, मिसाल दे रहा हूं, मुझे सर कोई ऐसा बयान सुना दिया जाए कब्र के अजाब के बारे में, हो सकता है एक दिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, सही है, दूसरे दिन भी मुझे अगर सुनाया जाए महीने तक, उसके बाद मैं नमाजी हो जाऊंगा। मैं उस चीज की प्रायोरिटी को, अहमियत को समझना शुरू हो गया हूं। जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म काम है। आज आप काम कर रहे हैं, आप इस पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं, आपके बच्चों में ये तब्दीली आई है, वो अपने बच्चे वालिदैन को समझा रहे हैं। अगर इस टाइप से हमारे वालिदैन, क्योंकि देखें, बच्चे को बिल्ड करने में, किसी नेशन को बनाने में वालिदैन और उस्ताद, तीसरा बच्चा, ये तीनों मेन पिलर्स हैं। जहां पर गैप होगा उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। अब अगर टीचर है, टीचर अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, काफी चीजें वो अडॉप्ट करेगा, कुछ वो चीजें घर से भी लेगा, कुछ मोहल्ले के जो बच्चे होंगे वहां से लेगा। तो इंसान ने तो सब चीजें, अच्छाई बुराई इंसान के अंदर है। फिर तरजीहात की बात है और फोकस की बात है। सही, फोकस की बात है, और इस तरफ हम यही काम कर रहे होते हैं। जी सर, मैं या आप सब काम करते होंगे। ये दरअसल हर बंदे में मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं। कोई बंदा बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, हर बंदा वो काम नहीं कर सकता जो सर कर रहे हैं। ये आप भी इससे एग्री होंगे, मैं भी होऊंगा। आपकी नेचर हो सकता है वैसी ना हो, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, सही है। तो बात यह है कि आप सिंपली, मैं ये कहूंगा कि बच्चों के लिए अखलाकियात का एक दिन पीरियड से पहले या लास्ट में 5 मिनट रखें, बच्चों को मैनर्स पर थोड़ा सा लेक्चर दे दिया करें, और ये डेली बेसिस पर हो। हर मतलब आप क्लास टीचर हैं, आप जाएं, उनको थोड़ा सा समझाएं, तो यकीनन ये चीजें अडॉप्ट करना वो शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये अडॉप्ट करेगा, और उसके बाद अपने पेरेंट्स, मुआशरे में वो सब चीजें उसके लागू हो जाएंगी। होता यह है कि आप देखें, किसी किसी इलाके के लोग एक ही काम के पीछे पड़ जाते हैं, भाई ये काम कर रहे हैं, उसका है क्या? एडॉप्टेशन है ना। सर, होता यह है कि एक तरफ अगर, ये जैसे मैंने मिट्टी की बात की, यहाँ सारे के सारे इंटर के बाद सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, हुआ क्या है वहां पर? क्या वो लोग ज्यादा ज़हीन है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बात यह है कि उनका एक चेन नेटवर्क बन गया है, सही है। एक घर है, उसमें 2 टीचर हैं, सारे के सारे बहन भाई टीचर हो गए, वो भी ज्यादा कोई काबिल नहीं होते, गाइडलाइन हो जाती है कि भाई ये काम है, ये इस तरह से करना है। तो इसी तरह से बच्चों में है, बच्चे भी हमारे वही काम करते हैं जो हम, जो चीज अडॉप्ट उनसे करा रहे होते हैं।